प्यारे बच्चों, आज आपके लिए बायोलॉजी से 4th चैप्टर मानव जनन रिप्रोडक्टिव हेल्थ लेकर आया हूँ। ये 12th बायोलॉजी का चौथा चैप्टर जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसे हिंदी में जनन स्वास्थ्य कहते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ख़ास करके आपके बोर्ड के एग्ज़ाम से तो इम्पॉर्टेंट है ही, लाइफ टाइम के लिए ये इसका नॉलेज आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें से बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपके कैरियर बनाने से संबंधित बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको लाइफ में देने होंगे। वो जीएस जीके सामान्य विज्ञान जिसे कहते हैं, सामान्य विज्ञान का आपका जीएस तैयार होगा, जनरल स्टडी। तो बहुत ही ध्यान से आप इस वीडियो में लगे रहिए और इस में आप ये जान पाएंगे कि जनन स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे जनन स्वास्थ्य किसे कहते हैं, कौन कौन से ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे जनन स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो कि हमें हमारे जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिवली प्रभावित करते हैं। उनमें से कौन से ऐसे रोग हैं जो बैक्टीरिया द्वारा होते हैं, कौन से ऐसे रोग हैं जो वायरस द्वारा होते हैं, कौन से ऐसे रोग हैं जो कि फंगल या प्रोटोजोवन डिजीज़ के द्वारा होते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और विशेष तरह से ऐसे प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो आपको नाम दे दिया जाएगा, बीमारी का नाम, रोग का नाम, और उस रोग को जनन करने वाले, उस रोग को उत्पन्न करने वाले संबंधित जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोवन या जो भी होते हैं पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसे जनन स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां हैं जो कि जीवाणुओं द्वारा होते हैं या विषाणुओं द्वारा होते हैं अथवा प्रोटोजोवन द्वारा होते हैं। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से लगे रहिए। और ये आपका चौथा चैप्टर है। देखिए, जनन स्वास्थ्य की सबसे पहले तो परिभाषा क्या है इसको समझ लीजिए। जनन स्वास्थ्य की परिभाषा किसे कहते हैं, या जनन स्वास्थ्य की परिभाषा से पहले आप जान लीजिए कि जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, क्यों हमें इसकी आवश्यकता है कि हमारा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन रहे, स्वस्थ रहे। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्वस्थ रहेगा तो हम सामाजिक रूप से, भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से भी हेल्थी रहेंगे और संतान उत्पन्न करने में सक्षम रहेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे हैं जो कि आपको समझने में यहाँ पे आएगा। तो जनन स्वास्थ्य की परिभाषा पहले देख लीजिए। जनन स्वास्थ्य से साधारण रूप से समान कार्य करने वाले स्वस्थ जननांगों का बोध होता है। स्वस्थ जननांगों मतलब कि मेल जननांग टेस्टिस और फीमेल जननांग ओवरीज, इनके स्वस्थ होने का बोध होता है। यदि ये स्वस्थ हैं तो बाकी लाइफ आगे की वो स्वस्थ रहेगी, अन्यथा नहीं। जबकि यह शब्द व्यापक है जिसमें जनन के भावनात्मक और सामाजिक पहलू भी जुड़े हैं। ठीक है, WHO के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO जिसे शार्ट में कहते हैं, उसके अनुसार परिभाषा इसकी है, जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य जनन के समस्त स्वस्थ पहलुओं जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक भी सम्मिलित है का योग है। तो ये जान लीजिए कि इसमें शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक भी सम्मिलित हैं। इन सब का योग जो होता है वो जनन स्वास्थ्य होता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स ए टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो, रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट्स में है सब बातें, जो कि फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली एंड सोशली। ये रिप्रोडक्शन के परिप्रेक्ष्य में फिजिकली भी हेल्दी होना चाहिए, इमोशनली भी और बिहेवियर भी, और सामाजिक रूप से भी। तो ये सब है, ये एक इसका भावार्थ, इसका समझ एक बार फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ। WHO के अनुसार जो इसकी परिभाषा है आप नोट कर सकते हैं
कि WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य की परिभाषा, जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य जनन के समस्त स्वस्थ पहलुओं जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक भी सम्मिलित है का योग है। कोई सामाजिक जनन रूप से तभी स्वस्थ माना जाएगा जब इसके सदस्यों में स्वस्थ क्रियाशील जनन अंगों के साथ परस्पर भावनात्मक व व्यवहारिक अंतःक्रियाएं भी हों। ठीक, इसके सदस्यों में क्रियाशील जनन अंगों, ध्यान रहे, क्रियाशील जनन अंगों के साथ परस्पर भावनात्मक, एक दूसरे से भावनात्मक का जुड़ाव हो और उनकी उसी जैसा व्यवहार भी हो, अंतःक्रियाएं भी हो। जनन स्वास्थ्य सामान्य स्वास्थ्य के विशेष भाग के अतिरिक्त मानव विकास का केंद्र बिंदु है। देख रहे हैं ना, ये मानव विकास का केंद्र बिंदु भी है। यह बाल्यावस्था में स्वास्थ्य, किशोरावस्था व वयस्कों की विशिष्टता तथा प्रजनन आयु के बाद स्त्री व पुरुषों की स्वस्थ अवस्था को इंगित करता है और अगली पीढ़ी के जनन स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। यद्यपि जनन स्वास्थ्य का संबंध सभी से है, परंतु स्त्री में जनन वर्षों की अवधि में इसका विशेष महत्व है। अब देखिए कौन कौन सी इसकी समस्याएं हैं। जनन स्वास्थ्य की प्रमुख समस्याएं और कार्यनीतियाँ, मेन प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। पहला है यौवनावस्था से पूर्व ही बच्चों की शादी कर देना। इस उम्र में बच्चों में जनन क्षमता तथा लैंगिक लक्षणों का विकास प्रारंभ होता है। यौवनावस्था पूर्व में किशोरियां गर्भधारण के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं होती हैं तथा यौवनावस्था से पूर्व विवाह होने से शरीर का विकास रुक जाता है। जब शरीर का विकास रुक जाएगा तो समस्याएं अनेक आएंगी। तो ये पहला प्रॉब्लम है, समस्या। दूसरा, पर्याप्त पोषण व समुचित देखभाल के अभाव में माता व शिशु की मृत्यु दर का अधिक होना। तीसरा, मानव में धर्म परंपरा का बंधन होना। चौथा, कम उम्र में बार बार संतान का उत्पन्न होना। पाँचवा, जननांगों की स्वच्छता तथा स्वस्थता की जानकारी के अभाव में अनेक यौन जनित रोगों का बढ़ना। छठवां, परिवार नियोजन की विधियों का ज्ञान न होने से जनसंख्या का बढ़ना। ये मुख्य रूप से 6 समस्याएं हैं और इन समस्याओं के क्रियान्वयन, इस समाधान निदान के लिए कई कार्यनीतियाँ बनाई गई हैं, जो ध्यान से देखिए। उपरोक्त प्रजनन समस्याओं को दूर करने हेतु भारतवर्ष में अनेक योजनाओं का प्रारंभ हुआ। इन योजनाओं को परिवार नियोजन कहा गया। ठीक है, परिवार नियोजन की शुरुआत, इसको ध्यान से देखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। परिवार नियोजन की शुरुआत 1951 में हुई। ठीक, इसके पश्चात भारत में जनन स्वास्थ्य हेतु एक व्यापक कार्यक्रम की शुरुआत 1997 हुई, जिसे जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। यह कार्यक्रम मानव में प्रजनन स्वास्थ्य, शिशु की देखभाल तथा जनन नियंत्रण को सुविधा एवं प्रोत्साहन प्रदान करता है। जनन स्वास्थ्य पाने के लिए भारतवर्ष में अनेक कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित हैं, जैसे सगर्भता, प्रसव में सुविधा, यौन संचारित रोगों का निदान, गर्भ निरोधक का उपयोग, बांझपन आदि समस्याएं हेतु चिकित्सा सहायता सरकार द्वारा दी जा रही है। मादा भ्रूण हत्या को रोकने के लिए एमनियोसेंटेसिस जांच पर वैधानिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। गर्भ निरोध की उत्तम तकनीक का विकास किया गया है। ये सब अनेक समस्याएं हैं जो उनको सुलझाने के लिए, उसका समाधान के लिए सरकार ने विभिन्न अनेक समयों पर ऐसे ऐसे निदान के केंद्र के द्वारा इन समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयास किया है। जनता को जनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठन श्रवण दृश्य यंत्रों तथा मुद्रित प्रपत्रों के माध्यम से सक्रिय है। विद्यालयों में किशोरों को यौन शिक्षा के माध्यम से उचित जानकारी दी जाती है। लिंगानुपात स्थिर रखने के लिए लड़कियों को पढ़ाई, व्यवसाय, छात्रवृत्ति आदि में वरीयता दी जाती है। अब यहाँ से बच्चों इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से। ये जो मैं अब बताने जा रहा हूँ ये आपके परीक्षा और नॉलेज सब कुछ से बढ़िया है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी, बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी। ठीक, यौन संचारित रोग और रोकथाम। कौन कौन से ऐसे यौन संचारित रोग हैं और उनके रोकथाम क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ एंड देयर कंट्रोल। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को शॉर्ट में बोलते हैं STD। क्या बोलते हैं? STD।
STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कौन कौन से हैं देखिए, इनकी परिभाषा पहले समझ लीजिए कि ये यौन संचारित रोग किसे कहते हैं। जो रोग यानी ऐसे रोग जो रोग लैंगिक संसर्ग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट लैंगिक संसर्ग से या प्रजनन मार्ग से संक्रमित होते हैं उन्हें लैंगिक संचारित रोग कहते हैं। क्लियर? ऐसे रोग जो लैंगिक संसर्ग या प्रजनन मार्ग से संक्रमित होते हैं एक व्यक्ति से दूसरे को, यानी कि मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल, तो ऐसे रोग को हम लैंगिक संचारित रोग या STD डिजीज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं। इन रोगों से बचने का सबसे सुरक्षित उपाय सुरक्षित संसर्ग प्रोटेक्टेड सेक्स। ये रोग किसी भी प्रकार के लैंगिक संसर्ग, ये रोग देखो किसी भी प्रकार के लैंगिक संसर्ग, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रकार के 3 प्रकार के होते हैं, योनि मैथुन, गुदा मैथुन अथवा मुख मैथुन। जो संसर्ग होता है लैंगिक संसर्ग, योनि मैथुन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वजिनल सेक्स, गुदा मैथुन जिसे एनल सेक्स और मुख मैथुन जिसे ओरल सेक्स कहते हैं। 3 प्रकार के संसर्ग द्वारा ये फैलते हैं और ये निम्नलिखित हैं। कौन कौन से रोग हैं उनका नाम, और यहाँ पर आप लोग नोट करते जाइएगा एक रफ पर पेन से। पहला है, मैं जो इम्पॉर्टेंट बताऊंगा उसको नोट करिएगा जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे पहला उपदंश, हिंदी में बोलते हैं सिफिलिस। बाह्य जननांगों के घावों, इसका लक्षण देखो, बाह्य जननांगों के घावों, रोम पुटिकाओं, खरोच आदि के माध्यम से एक प्रकार के जीवाणु ट्रिपैनोमा पैलिडम, इसको नोट कर लीजिए। ये उपदंश सिफिलिस किससे होता है? जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से। किससे होता है? सिफिलिस या उपदंश बैक्टीरिया से होता है और उस बैक्टीरिया का नाम है ट्रिपैनोमा पैलिडम के संक्रमण से यह रोग होता है। ठीक है, अब इसका प्रमुख लक्षण जो है यहाँ पर देख लीजिए। पहले संक्रमण स्थान पर एक पैजनी सा वृत्ताकार घाव बन जाता है। ग्रसनी मलाशय तथा होठों की श्लेष्मिका में भी ऐसा संक्रमण हो सकता है। 2 से 6 सप्ताह में घाव ठीक हो जाता है। फिर कुछ सप्ताह बाद ज्वर, लसिका गांठों में सूजन तथा त्वचा पर चेचक जैसे ददोरे या पित्तिकाएँ बनने लगती हैं। कुछ सप्ताह के बाद त्वचा पर तथा रुधिर परिसंचरण एवं तंत्रिका तंत्रों के अंगों में लसदार पदार्थ से भरी गिल्टियाँ बनने लगती हैं। इसे व्यापक रुधिर स्राव, अंगघात, पागलपन आदि हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा रुधिर स्राव होगा, अंगघात हो जाएगा, किसी अंग का लकवा मार जाना या पागलपन हो जाते हैं। गर्भवती स्त्रियों में यह रोग भ्रूण के लिए भी घातक है। इसके उपचार के लिए टेट्रासाइक्लिन एवं पेनिसिलिन का उपयोग किया जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सिफिलिस बैक्टीरिया से होता है और उस बैक्टीरिया का नाम है ट्रिपैनोमा पैलिडम। ठीक, याद रहेगा। अब दूसरा बीमारी सुजाक, जिसे हम इंग्लिश से बोलते हैं गोनोरिया, ये भी बैक्टीरियल द्वारा होता है। ठीक है, और इस बैक्टीरिया का नाम है नाइसीरिया गोनोरी। ठीक, ये याद रहे, ये इतनी नोट करने वाली चीज़ें हैं। परीक्षा में यही पूछा जाएगा, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या फिर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो गोनोरिया, हिंदी में सुजाक, दोनों नाम जानते रहिए, सुजाक और गोनोरिया। उपदंश सिफिलिस होता है और सुजाक गोनोरिया बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाला यह रोग है और उस बैक्टीरिया का नाम है नाइसीरिया गोनोरी। शरीर के बाहर नहीं पाया जाता। यह स्त्रियों और पुरुषों के मूत्र मार्ग यूरेथ्रा में रहता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, कहाँ रहता है? ये यूरेथ्रा में रहता है। इससे संक्रमित व्यक्ति के मूत्र त्याग में जलन और उदरसूल होता है। यह लक्षण है इसका, मूत्र त्यागने में जलन होगा, उदरसूल होगा। रानों की लसिका गांठें फूल सकती हैं तथा फोतों में भी पीड़ा होने लगती है। फोतों को मतलब वृषण कोष, टेस्टिस जिसमें रहता है वो वृषण कोष थैली, पीड़ा होने लगती है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जीवाणु का संक्रमण संभोग के द्वारा ही फैलता है। कैसे फैलता है? ये मेल टू फीमेल जब संभोग करेंगे तो उसके माध्यम से फैलता है। ये रोग के उपचार हेतु पेनिसिलिन का अधिक उपयोग होता है। समय पर उपचार न किया जाए तो यह रोग प्रोस्टेट ग्रंथि, यह रोग देखो प्रोस्टेट ग्रंथि तथा एपिडर्मिस पर भी फैल जाता है और ऐसी दशा में उपचार फिर कठिन हो जाता है। ठीक, तीसरा रोग क्लैमाइडिया। क्लैमाइडिया भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और इस बैक्टीरिया का नाम है क्लैमाइडिया ट्राइकोमैटिस नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, यौन संचारित रोग है, लैंगिक रूप से संचारित रोग है और इस बैक्टीरिया का नाम है क्लैमाइडिया ट्राइकोमैटिस।
ये सब इम्पॉर्टेंट है, नोट करते जाओ कौन सी बीमारी किस बैक्टीरिया द्वारा होती है। इसे संक्रमण से मूत्र मार्ग शोथ यूरेथ्राइटिस हो जाएगा, अधिवृषण शोथ एपिडिडाइमिस हो जाएगा, एपिडिडाइमिटिस हो जाएगा, और नर में एवं गर्भाशय ग्रीवा शोथ में सेरवाइटिस फीमेल में। ठीक है, फीमेल में जो गर्भाशय का माउथ होता है वो वहाँ पे संक्रमण होता है, वो प्रभावित हो जाता है। इस रोग में मूत्र त्याग एवं जननांगों से अन्य पदार्थों के स्राव में जलन होती है। इसके उपचार में भी टेट्रासाइक्लिन और डीऑक्सीसाइक्लिन नामक दवा का उपयोग किया जाता है। ट्राइकोमोनियासिस, अब ये देखो यहाँ पे ट्राइकोमोनियासिस, ये चौथा जो रोग है, यह न तो जीवाणु द्वारा होता है और न ही यह विषाणु द्वारा होता है, यानी कि बैक्टीरिया डिजीज़ नहीं है, न वायरल डिजीज़ है, यह है प्रोटोजोवन डिजीज़। प्रोटोजोवा उसे कहते हैं, प्रोटोजोवा संघ, जिसमें अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना होता है। और मलेरिया रोग जो होता है इसी प्रोटोजोवा संघ का होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवा संघ का ही होता है। उसी संघ में बहुत सारे ऐसे हैं स्पोरोजोवा में कैटेगरी में कि बहुत से मानव रोग पैदा करते हैं, जिसमें से एक है ट्राइकोमोनियासिस। ठीक है, ट्राइकोमोनस्ता या इंग्लिश में ट्राइकोमोनियासिस किससे होता है? ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस, ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस। ठीक है, कि ये क्या है? प्रोटोजोन है, एक कोषदी प्रोटोजोन है। कहाँ पाया जाता है? पुरुषों के मूत्रमार्ग में, स्त्रियों की योनि का एक कोषदी परजीवी है। मूत्रमार्ग में दोनों के, पुरुष चाहे हो चाहे स्त्री हो, मूत्रमार्ग पाया जाता है। तथा सुजाक, सिफिलिस एवं श्वेत प्रदर ल्यूकेरिया, सुजाक सिफिलिस, ठीक, या श्वेत प्रदर ल्यूकेरिया स्त्रियों से संबंधित है। ये इसी के कारण से ही श्वेत प्रदर मतलब ल्यूकेरिया, श्वेत प्रदर मतलब वाइट डिस्चार्ज, सफ़ेद पानी वजीना से, योनि से सफ़ेद पानी का निकलना श्वेत प्रदर कहलाता है, ल्यूकेरिया उसे कहते हैं। तो ये इसी बीमारी, इसी ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस के कारण होता है। यह संभोग के द्वारा फैलता है, एक व्यक्ति से दूसरे, एक महिला से दूसरे पुरुष को या पुरुष से महिला को। इस परजीवी के संक्रमण से योनि स्राव में दुर्गंध आती है तथा भग वल्वा में जलन, जो आउटर पार्ट्स ऑफ है वो भग जिसे कहते हैं, वल्वा में जलन एवं खुजली होती है। पुरुषों में दर्द के साथ मूत्र त्याग होता है व मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है। इस रोग के उपचार हेतु एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। ठीक है, अब ये पांचवा देखो, ये जेनाइटल हर्पीस, ये एक वायरल डिजीज़ है। क्या है ये? वायरल डिजीज़ है। अब तक आपने पढ़ा 3 बीमारियां बैक्टीरियल के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा, और चौथी जो है कि प्रोटोजोवन ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस नाम है, वेजिना में ही रहता है। और जेनाइटल हर्पीस, ये भी वायरल डिजीज़ है। ये वायरल डिजीज़ है, ये भी नहीं, यही वायरल डिजीज़ है जिसे जेनाइटल हर्पीस बोलते हैं। यह रोग हर्पीस सिम्प्लेक्स विषाणु, इसका नाम है, कौन से विषाणु से? हर्पीस सिम्प्लेक्स विषाणु सेकेंड, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2, 60 में से HSV2 कहते हैं, से होता है, जिसमें जनन अंगों में सूजन, पीड़ा, घाव तथा योनि व मूत्र मार्ग से पानी का निकलना आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। HSV1 में के संक्रमण से चेहरे व मुंह पर घाव हो जाते हैं। इसके उपचार हेतु एसाइक्लोविर एंटीवायरल मेडिसिन है, इसी का उपयोग किया जाता है। इसी एसाइक्लोविर का चेचक में भी, जहाँ भी वायरल डिजीज़ होती है, वायरल फीवर, तो वहाँ पर एसाइक्लोविर का यूज होता है। तो इसमें भी चूँकि वायरल डिजीज़ है, इसलिए जेनाइटल हर्पीस में भी एसाइक्लोविर का यूज होता है। जनन अंग पर मस्सा, छठवां, यह रोग ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV के संक्रमण से होता है। जनन अंग पर मस्सा किससे होता है? वायरल डिजीज़ है, वायरस के कारण होता है। इसकी वृद्धि से स्त्रियों में योनि व ग्रीवा शरीर से मस्से निकल आते हैं, जो कैंसर रोग में भी बदल जाते हैं। इसका उपचार लेजर सर्जरी या अल्फ़ा इंटरफेरॉन नामक दवा द्वारा किया जाता है। इंटरफेरॉन जो होता है, अल्फ़ा इंटरफेरॉन, ये एक एंटीवायरल प्रोटीन होती है जो इसमें दिया जाता है। तो ये काफ़ी खतरनाक होता है। जनन अंग पर मस्सा अगर निकल जा रहा है स्त्रियों की योनि वजना पर या ग्रीवा पर, तो अक्सर देखा होगा कि यूट्रस कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, तो इसी वायरस जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV के कारण होता है, बहुत खतरनाक होता है। और भी देखो एड्स,
आप जानते हैं एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, हिंदी में उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण कहते हैं। और ये वायरल डिजीज़ है। कौन से वायरस होता है? ये HIV, जिसे ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस कहते हैं। इस हिंदी में इसको मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस या इंग्लिश में ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस HIV शॉर्ट में कहा जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में आप जान लीजिए कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ज़्यादा नहीं। यह रोग जो है सन 1981 में अमेरिका में समलैंगिक होमोसेक्सुअल, सेम पुरुष टू पुरुष या स्त्री टू स्त्री, ये अगर हैं आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं तो ये होमोसेक्स यानी होम समलैंगिक कहा जाता है। युवकों में एक ऐसे समूह का पता चला जिन्हें हीरोइन डांस फिल्म वाली नहीं, ये हीरोइन एक ड्रग्स है, नशीली दवा है, नशीली ड्रग्स है, रसायन होती है हेरोइन, तथा अन्य मादक पदार्थों नारकोटिक्स के सेवन की आदत थी। इस समूह के सदस्यों को निमोनिया तथा त्वक कैंसर यानी त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर हुआ था। घातक रोग होने लगे थे, जिसके कारण से की खोज की जब पता की गई तो इन युवकों में पता चला कि इनमें जो है कि आवश्यक प्रतिरक्षण क्षमता समाप्त हो चुकी है। इसी दशा को उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण एड्स का नाम दिया गया। शीघ्र ही 1983 में पेरिस के पाश्चर संस्थान के वैज्ञानिक लुक मोंटेग्नियर तथा सन 1984 में अमेरिका के NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के वैज्ञानिक रॉबर्ट गैलो की खोजों से पता चला कि यह एक अज्ञात रेट्रोवायरस श्रेणी के वायरस के संक्रमण से ही इन लोगों में प्रतिरक्षण क्षमता समाप्त हुई है। मई 1986 में वायरस की नामकरण की जो अंतर्राष्ट्रीय समिति है, इंटरनेशनल कमेटी फॉर वायरस नामनक्लेचर ICVN, ने इस वायरस को HIV का नाम दिया, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। ठीक है, लगभग बहुत सारी औषधियाँ हैं, 30 औषधियों में एड्स के इलाज की क्षमता का अनुमान लगाया गया है, जिनमें जाइडोबुडाइन अर्थात एजिटोथाइमिडीन और डिडेनोसिन है, स्टेबुडिन है, डेलाविरोडिन है, नेविरापिन है, लेमिबुडिन है, लाइडोबिडिन है। बहुत सारे ऐसे औषधियाँ हैं जो रोगोपचार तो नहीं कर सकती है, परंतु HIV के ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम को निष्क्रिय करके HIV के प्रचुरोद भवन को रोक देते, जिससे रोग की प्रगति। प्रचुरोद भवन का मतलब एक वायरस से लाखों करोड़ों की संख्या में अपनी कॉपी करना, वो उसकी संख्या, उसकी जनसंख्या, एक वायरस की जनसंख्या को बढ़ने से वो रोक देती है ये दवा। तो आपके शरीर में ये बहुत तेज़ी से बढ़ नहीं पाता है, वहीं पर थमा रहता है, रुका रहता है एक ही कोशिका में। ये देख लीजिए कुछ ये जो हैं डिजीज़ पैदा करने वाले, जैसे क्लैमाइडिया ट्राइकोमेटासिस, ये जीवाणु है क्लैमाइडिया, ये जो है ये क्लैमाइडिया जीवाणु है, उसका स्ट्रक्चर ये है। बी देखिए ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस, ये जो ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस श्वेत प्रदल ये है, वेजिनैलिस वेजिना मूत्र मार्ग में रहता है, ये इसकी संरचना है, प्रोटोजोन है ये। और हार्पीज वायरस देखो सी का देखिए ये दिखाया है यहाँ पे, देखिए ये देखिए फफोले, चेहरे पर फफोले, यहाँ पर ये फफोले पड़ रहे हैं, ये दाने दाने, ये ऐसे दाने जो दिख रहे हैं वो हर्पीस वायरल इन्फेक्शन का ये लक्षण है। इसके अलावा इस हार्पीज वायरस के लक्षण जो होते हैं वो 2 वाला HSV2 का लक्षण जनन अंगों विशेष करके मेल जनन अंग, सहायक जनन अंग जो पेनिस होता है उस पर दाने दाने लक्षण दिखने लगते हैं। इसी प्रकार एड्स की दवाइयों में एंडोनावीर, नारवीर, नेफी बहुत सारी औषधियाँ हैं। तो ये आपके विशेष रूप से परीक्षा से संबंधित नहीं है। 2-4 दवाइयाँ पूछी जाती हैं, एजिडोथाइमिडीन, एजिडोविडिन, ये जो हैं उसको आप लोग उतना 2-4 दवाइयाँ याद करिए, बाकी कोई इतना नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो लेकिन हाँ एक चीज़ और जान लीजिए कि चीन में सेना के चिकित्सकीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसी डिकाफिक्विनिक नामक औषधि बनाई है जो कि कुछ नई दवा है ये। और अमेरिकी वैज्ञानिकों ने भी HIV की आनुवांशिक प्रकृति बदलकर एड्स की रोकथाम ही नहीं वरन HIV का उपयोग कुछ आनुवांशिक रोगों को दूर करने के लिए भी जाने की संभावना व्यक्त की है। तो ये कुछ वैज्ञानिक लगे हुए हैं। विभिन्न देशों में एड्स की जांच तथा इसके संभावित उपचार की व्यापक
प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। चीन के कुनमिंग वनस्पति संस्थान में वैज्ञानिक जड़ी बूटियों से एड्स की दवा बनाने का दावा है। हाँ, इसे HHSH का नाम दिया है। इसी तरह से कुछ औषधि जो कि निर्माताओं ने T20 नामक औषधि का आविष्कार करके दावा किया है। तो ये दवाइयाँ बनने लोग लगे हुए हैं वैज्ञानिक अनेक देशों में, और ये औषधि HIV को T4 लिम्फोसाइट प्रवेश करने से रोक देती है। तो और अपने देश में भारतीय औषधि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के तत्वाधान में राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान पुणे, ये इम्पॉर्टेंट है, कहाँ होता है, 1 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान, ठीक, कहाँ पे है, पुणे में, याद रहे। राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, पुणे में, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट है। इस पुणे में एड्स की रोकथाम के लिए एक टीका का आविष्कार किया गया है। अभी वो टीका मार्केट में नहीं आया है। उस टीके का नाम दिया गया है TGAACO9 का नाम दिया गया है। अब देखिए, एड्स से भी खतरनाक हेपेटाइटिस। एड्स में आप अब तो ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं कि पर डे 1 टैबलेट खाते रहेंगे और पूरी लाइफ टाइम स्वस्थ बने रहेंगे। लेकिन हेपेटाइटिस एक ऐसा अगर हो गया है तो कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता पूरी दुनिया का। हेपेटाइटिस ये लीवर की बीमारी है, वायरस द्वारा होता है। जैसे एड्स वायरस का है, उसी तरह से हेपेटाइटिस भी वायरल डिजीज़ है। लीवर संक्रमित हो जाता है पूरी तरह से, यानी कि इस हिंदी में इसको यकृत शोथ कहते हैं। हेपेटाइटिस अर्थात यकृत शोथ में यकृत में वायरस के संक्रमण के कारण यकृत कोशिकाओं की क्षति होती है। ठीक, इसमें पूरी यकृत कोशिकाएँ डैमेज हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। रोगी को पहले फ्लू, सर्दी जुकाम, नाक बहना, मितली, उल्टी, भूख की कमी आदि हो जाती है। फिर यकृत कोशिकाओं की अधिक क्षति होने पर पीत ज्वर, जॉन्डिस जिसे बोलते हैं, पीलिया, ज़्यादा अगर क्षति हो जाता है तो पीलिया हो जाता है, खून का बनना बंद हो जाता है, बिलीरुबिन ज़्यादा ब्लड में आ जाता है। प्रचंड होने पर इस रोग के प्रचंड होने पर इस रोग से रोगी को चक्कर आने लगते हैं और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। हेपेटाइटिस का वायरस रोगी के मल मूत्र के माध्यम से फैलता है। कहाँ से फैलता है? हेपेटाइटिस का वायरस रोगी के मल मूत्र के माध्यम से फैलता है। अतः भोजन और जल आदि की सफाई व स्वास्थ्य नियमों का पालन इस रोग से बचने के लिए अत्यावश्यक है। मल मूत्र के माध्यम से फैलने वाले रोग को हेपेटाइटिस ए कहते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस ए क्या है? जो मल मूत्र के माध्यम से फैलता है वो हेपेटाइटिस ए है। एक अन्य वायरस द्वारा हेपेटाइटिस बी ज़्यादा खतरनाक है। हेपेटाइटिस बी रोग होता है। यह वायरस रोगी के रुधिर तथा शरीर के अन्य तरल पदार्थों में रहता है। हेपेटाइटिस ए का वायरस कहाँ रहता है? मलमूत्र के माध्यम से फैलता है, इसलिए मलमूत्र में रहता है। हेपेटाइटिस बी वायरस रोगी के रुधिर में, ब्लड में और शरीर के अन्य तरल पदार्थों में रहता है। अतः इसका प्रसार मुख्यतः, इसका जो इन्फेक्शन फैलता है मुख्यतः संभोग या मादक पदार्थों के इंजेक्शन की सुई के माध्यम से होता है। ठीक, अब हेपेटाइटिस सी देखिए। हेपेटाइटिस सी के कारण यकृत सिरोसिस, लीवर सिरोसिस तथा कभी कभी कैंसर भी हो जाता है। तो ये बहुत खतरनाक होता है हेपेटाइटिस सी। यकृत सिरोसिस, हेपेटाइटिस सी से लीवर सिरोसिस हो जाता है, यानी लीवर पूरी तरह से ख़त्म हो गया है और लीवर कैंसर भी हो जाएगा। यह विषाणु संगम साथी सेक्स पार्टनर के शरीर में रक्त या शरीर पर कहीं कटान से प्रवेश करता है। अगर कहीं चोट लगा है तो वहाँ से वो शरीर में प्रवेश कर जाता है। हेपेटाइटिस के उपचार की विशेष औषधियाँ नहीं हैं, कोई नहीं है। रोगी को स्वस्थ वातावरण में रखने, पूरा आराम और स्वच्छ आहार की आवश्यकता होती है। ठीक है, और अब अगला टॉपिक जो है आपका भारत में मानव आबादी की वृद्धि, ये नेक्स्ट टॉपिक है। अगले वीडियो में ये हम लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं बच्चों समझ गए होंगे। एक फिगर के माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं। हालांकि ये टॉपिक बाद में आएगा, गलती से इसमें ऐड हो गया है। ये जनसंख्या कंट्रोल, हालांकि इसमें जनसंख्या कंट्रोल हमने टॉपिक लिया नहीं है। इस फिगर को हम अगले टॉपिक में हम लेंगे। इस पूरे फिगर को जो आप देख रहे हैं सामने, ये पूरा फिगर अगले टॉपिक में, जहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण का टॉपिक हम पढ़ाएंगे, उसमें लेंगे। क्योंकि इसमें देखिए ओरल कंट्रासेप्टिव जो गर्भ निरोधी गोलियां हैं कहाँ इफ़ेक्ट डालती हैं, ये कॉपर टी कहाँ इफ़ेक्ट डालती है, कैसे
सर्वाइक्स पर बैरियर डिवाइसेस कंट्रोल वगैरह, ये सब अगले टॉपिक में हम लेके आएंगे। ठीक है, ओके, उम्मीद करते हो समझ गए होंगे। थैंक यू।